आज की तारीख है शुक्रवार 12 दिसंबर 2025। आज एक एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करते हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद पैसे को लेकर हमारी सोच को उसकी बुनियाद को ही हिला सकती है। ये कहानी है एक 9 साल के बच्चे की जो बस अमीर बनना चाहता था। हमारे पास जो स्रोत है वो एक बहुत मशहूर किताब का किस्सा है जो लेखक के अपने अनुभव पर आधारित है। और इसमें दो तरह के पिताओं की सोच का टकराव है। हाँ, एक पिता जो पढ़े लिखे हैं, सुरक्षित नौकरी को ही सब कुछ मानते हैं। बिल्कुल। और दूसरे जो ये सिखाते हैं कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। और देखिए यहीं पर पूरी चर्चा का सार है कि पैसे के लिए काम करना और पैसे का अपने लिए काम करना, इन दोनों बातों में फर्क क्या है? मतलब जमीन आसमान का फर्क क्यों है? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। साल है 1956। एक 9 साल का बच्चा है। वो घर आता है और अपने पिता से, जो एक स्कूल टीचर हैं, उनसे एक सीधा सवाल पूछता है, डैड, अमीर कैसे बने? और ये सवाल वो ऐसे ही नहीं पूछता। नहीं, इसके पीछे एक वजह थी। उसके अमीर दोस्तों को उनकी माँ अपनी नई कैडिलैक कार में बीच हाउस ले जा रही थी, लेकिन इस बच्चे और उसके दोस्त माइक को नहीं बुलाया। और वजह साफ साफ बता दी गई। हाँ, उन्हें कहा गया, तुम गरीब बच्चे हो। और ये बात उस 9 साल के बच्चे को चुभ जाती है, तो वो अपने पिता से पूछता है। और उसके पिता, जिन्हें हम कहानी में गरीब डैड कहेंगे, वो कोई सीधा जवाब नहीं दे पाते। वो बस इतना कहते हैं, अगर अमीर बनना है तो पैसा बनाना सीखो। हाँ, और साथ में ये भी कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। अब ये कोई जवाब तो नहीं था, पर शायद यही सबसे अच्छा जवाब था। उन्होंने उसे कोई फॉर्मूला नहीं दिया, बल्कि उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल। और अगले ही दिन वो अपने सबसे अच्छे दोस्त माइक के साथ एक बिजनेस पार्टनरशिप कर लेता है। और उनका पहला आइडिया था सचमुच के पैसे बनाना। मतलब? उन्होंने पुराने टूथपेस्ट ट्यूब्स को पिघलाना शुरू कर दिया। उस जमाने में ट्यूब्स लेड यानी शीशे के बने होते थे। अच्छा, तो वो शीशे के सिक्के बना रहे थे। हाँ, उन्होंने पूरी एक फैक्ट्री लगा दी थी। ट्यूब्स पिघलाना, प्लास्टिक के सांचे में डालना, सिक्के बनाना। एक कमाल का आइडिया था, अगर 9 साल के बच्चे के नजरिए से देखें। हाँ, पर एक दिन उनके पिता ने उन्हें ये करते हुए देख लिया और बड़े प्यार से समझाया कि बेटा, इसे काउंटरफीटिंग कहते हैं, जालसाजी, और ये गैर कानूनी है। और बच्चों का पहला बिजनेस वहीं ठप हो गया। वहीं ठप। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात हुई। उनके पिता ने उन्हें डांटा नहीं, बल्कि उनकी हिम्मत की तारीफ की। उन्होंने कहा, तुम तभी गरीब हो जब तुम हार मान लेते हो। सबसे जरूरी बात यह है कि तुमने कुछ किया। सही बात है, ज्यादातर लोग तो सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं। बिल्कुल। और फिर उन्होंने सलाह दी कि अगर पैसा बनाना सीखना है तो माइक के डैड से बात करो। और यहाँ कहानी में दूसरे पिता यानी अमीर डैड की एंट्री होती है। हाँ, माइक के पिता एक बहुत व्यस्त व्यवसायी, जिन्होंने स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी, पर अपना एक छोटा मोटा एम्पायर खड़ा कर लिया था। तो बच्चे उनसे मिलने जाते हैं। हाँ, और वो सिखाने के लिए एक अजीब सी शर्त रखते हैं। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, पर किसी क्लासरूम की तरह नहीं। अच्छा, तो फिर कैसे? उन्होंने कहा, तुम मेरे लिए काम करो तो मैं सिखाऊंगा। ये मेरा ऑफर है, इसे लो या छोड़ दो। और सोचने के लिए सिर्फ 10 सेकंड दिए। वाह, ये अपने आप में पहला पार्ट था कि अफसर दरवाजे पर ज्यादा देर इंतजार नहीं करते। जिंदगी में तेजी से फैसले लेना सीखना पड़ता है। बच्चों ने ऑफर ले लिया। काम था उनके एक स्टोर में डिब्बों से धूल साफ करना, हर शनिवार 3 घंटे। और तनख्वाह? 10 सेंट प्रति घंटा। सिर्फ 10 सेंट? हाँ, बस 10 सेंट। और 3 हफ्ते गुजर गए। बच्चा हर हफ्ते 3 घंटे मेहनत करता और उसे 30 सेंट मिलते थे, जिससे वो बस कुछ कॉमिक्स खरीद पाता होगा। बिल्कुल। तो उसे लगने लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसे कुछ सिखाया नहीं जा रहा, सिर्फ मजदूरी करवाई जा रही है। कि उसका शोषण हो रहा है एक तरह से। एकदम। और वो गुस्से में नौकरी छोड़ने का फैसला कर लेता है। तो एक मिनट, मतलब उन्होंने एक 9 साल के बच्चे को हफ्तों तक सिर्फ इसलिए काम करवाया ताकि वो गुस्सा हो जाए? ये तो सुनने में बहुत कठोर लगता है। कठोर तो है, पर यही अमीर डैड का तरीका था। वो कोई लेक्चरर नहीं थे, वो जिंदगी का अनुभव तैयार कर रहे थे। अच्छा। तो जब बच्चा गुस्से में उन पर शोषण करने और वादा ना निभाने का आरोप लगाता है, तो अमीर डैड हंसकर कहते हैं, बहुत बढ़िया, 1 महीने से भी कम समय में तुम मेरे ज्यादातर कर्मचारियों की तरह बात करने लगे हो। ये तो चौंकाने वाला जवाब था। हाँ, उन्होंने समझाया कि वो उसे सिखा ही रहे थे। उन्होंने कहा, जिंदगी तुम्हें धक्के मारती है। जिंदगी धक्के मारती है। हाँ, कुछ लोग हार मान लेते हैं, कुछ लोग लड़ते हैं, लेकिन गलत लोगों से, जैसे अपने बॉस से। और कुछ लोग उस धक्के से सबक सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो वो 10 सेंट की कम तनख्वाह जिंदगी का वही धक्का था? बिल्कुल, वो एक सबक था। तो वो बड़ा सबक क्या था उस धक्के से? यहीं पर कहानी का सबसे अहम हिस्सा आता
है ना? हाँ, यहीं पर उन्होंने पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम समझाया। गरीब और मध्यम वर्ग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। ये सुनने में बहुत बहुत आसान लगता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे समझ नहीं पाते। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर ये होता कैसे है? मतलब ज्यादातर लोगों के पास तो नौकरी करने के अलावा और कोई चारा ही नहीं होता। बिल चुकाने के लिए पैसे के लिए काम करना ही पड़ता है। यही तो असल सवाल है। और अमीर डैड के मुताबिक इसका जवाब पैसे में नहीं, इंसानी मनोविज्ञान में छिपा है। मनोविज्ञान में? हाँ, उन्होंने दो सबसे ताकतवर भावनाओं को पकड़ा जो हमारी पूरी जिंदगी को नियंत्रित करती हैं, डर और लालच। डर और लालच, ये कैसे काम करता है? पहले डर को समझिए। हम्म। बिल न चुका पाने का डर, नौकरी छूटने का डर, पैसों की कमी का डर। यही डर है जो सुबह बिस्तर से उठाता है और एक ऐसी नौकरी पर भेजता है जिसे शायद कोई पसंद भी नहीं करता, सिर्फ एक तनख्वाह की सुरक्षा के लिए। ठीक है। अब जब वो तनख्वाह हाथ में आती है तो दूसरी भावना जागती है, लालच, या कह लीजिए इच्छा। यानी पैसा हाथ में आते ही उन सारी चीजों के बारे में सोचना जो हम खरीद सकते हैं, एक नया फोन, बेहतर कार, छुट्टियां। बिल्कुल। और इन दोनों भावनाओं के कारण लोग एक चक्कर में फंस जाते हैं। उठो, डर के मारे काम पर जाओ, बिल चुकाओ, फिर तनख्वाह देखकर लालच में खर्च करो, और फिर से वही चक्कर। इसी को उन्होंने रैट रेस कहा था। हाँ, रैट रेस, चूहे की दौड़। और आज के जमाने में तो ये रैट रेस और भी खतरनाक हो गई है। पहले ये सिर्फ नौकरी और बिल तक सीमित थी, अब इसमें सोशल मीडिया का दबाव है, बाय नाउ पे लेटर की आसानी है, और लगातार दिखते लग्जरी लाइफस्टाइल का लालच भी। सही कहा। ये सिर्फ एक आर्थिक जाल नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक जाल बन चुका है। ठीक है, तो अगर 10 सेंट का सबक इस रैट रेस को महसूस करवाना था, तो इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या था? रास्ता था सोच को बदलना। और इसके लिए अमीर डैड ने एक और भी चौंकाने वाला कदम उठाया। हाँ, ये तो कहानी का सबसे हैरान करने वाला मोड़ है। उन्होंने तनख्वाह 10 सेंट से बढ़ाकर नहीं बल्कि घटाकर 0 कर दी। हाँ, उन्होंने कहा अब से तुम्हें काम करने का कुछ भी नहीं मिलेगा। ये तो शोषण से भी बदतर लगता है। कोई बच्चा ऐसे में क्यों काम करेगा? सवाल बिल्कुल जायज है, और यही उस बच्चे ने भी सोचा होगा। लेकिन अमीर डैड का तर्क वो बहुत गहरा था। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें पैसे के लिए काम न करना सीखना है तो मुझे तुम्हें पैसे देना बंद करना होगा। उन्होंने उस गाजर को ही हटा दिया जिसके पीछे वो बच्चा भाग रहा था। बिल्कुल। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या था? लॉजिक ये था कि जब दिमाग एक तनख्वाह के इंतजार में नहीं होता तो वो उन अवसरों को देखना शुरू कर देता है जो बाकी लोगों को नजर नहीं आते। ज्यादातर लोग सिर्फ तनख्वाह और सुरक्षा की तलाश में रहते हैं, इसलिए उन्हें जिंदगी में बस वही मिलता है। हाँ, अमीर डैड ने बच्चों को उस भावनात्मक जाल से बाहर निकालकर सोचने पर मजबूर किया, अपने आसपास की चीजों को गौर से देखने पर मजबूर किया। वो उनके दिमाग को ट्रेन कर रहे थे, न कि उनके शरीर को। और अगले 3 हफ्ते तक उन बच्चों ने बिना किसी पैसे के काम किया। ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। और फिर एक दिन कुछ हुआ। हाँ, फिर आया वो आहा वाला पल। एक दिन बच्चे ने स्टोर की मैनेजर को कॉमिक बुक्स का ऊपरी कवर फाड़ कर रखते और बाकी पूरी किताब एक डब्बे में फेंकते देखा। अच्छा। हाँ, पूछने पर पता चला कि डिस्ट्रीब्यूटर को सिर्फ कवर वापस करने पर क्रेडिट मिल जाता है, फेंकी हुई किताबों से उसे कोई मतलब नहीं था। तो बच्चे ने डिस्ट्रीब्यूटर से बात की और उन फेंकी जाने वाली कॉमिक्स को मुफ्त में ले लिया। हाँ, बस एक शर्त पर कि वो उन्हें दोबारा बेचेंगे नहीं। और यहीं पर उन्होंने अपना पहला एसेट यानी संपत्ति बनाया। ये इस पूरी किताब का सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है। अमीर डैड के हिसाब से एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले, चाहे आप काम कर रहे हो या नहीं। और लायबिलिटी यानी देनदारी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। बिल्कुल। तो इसका मतलब कॉमिक बुक लाइब्रेरी एक एसेट थी। और अगर वो उन्हीं पैसों से कोई महंगी साइकिल खरीद लेते तो वो एक लायबिलिटी होती। बिल्कुल सही। उन्होंने माइक के बेसमेंट में एक कॉमिक बुक लाइब्रेरी खोल दी। आस पड़ोस के बच्चे 10 सेंट देकर 2 घंटे तक जितनी चाहे उतनी कॉमिक्स पढ़ सकते थे। ये तो उनके लिए भी एक बढ़िया सौदा था, क्योंकि एक कॉमिक खुद 10 सेंट की आती थी। हाँ, और उन्होंने माइक की छोटी बहन को लाइब्रेरियन के तौर पर काम पर रखा और उसे हफ्ते का $1 देते थे। और नतीजा ये हुआ कि वो हर हफ्ते औसतन $9.5 कमा रहे थे। $9.5। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये पैसा तब भी बन रहा था जब वो खुद वहां मौजूद नहीं थे। हाँ, उनका बिजनेस उनके लिए काम कर रहा था। वो स्कूल में थे, खेल रहे थे, लेकिन पैसा बन रहा था। यही इस कहानी का सार है। बिल्कुल। उन्होंने पैसे के लिए काम करना बंद कर दिया था।
अब उनका बनाया हुआ सिस्टम, उनकी संपत्ति उनके लिए पैसा कमा रही थी। अमीर डैड उन्हें 10 सेंट या 25 सेंट की तनख्वाह देकर कभी अमीर नहीं बना सकते थे। उन्होंने उन्हें एक ऐसी सोच देकर अमीर बनाया जो अवसरों को पहचान सकती है, जो कचरे में भी खजाना देख सकती है। तो उन्होंने डर और लालच की भावनाओं को अपने खिलाफ नहीं, बल्कि अपने पक्ष में इस्तेमाल किया। जब तनख्वाह नहीं मिली तो पैसे की इच्छा यानी लालच ने उनके दिमाग को एक नया रास्ता खोजने पर मजबूर कर दिया। एकदम सही। उन्होंने सिखाया कि वित्तीय संघर्ष का असली कारण अज्ञानता और डर है, न कि अर्थव्यवस्था, सरकार या अमीर लोग। अगर कोई सिर्फ एक सुरक्षित नौकरी और तनख्वाह की तलाश में है तो उसे बस वही मिलेगा। और अगर कोई अवसर तलाशना सीख जाए तो वो उसे जिंदगी भर दिखते रहेंगे। वो कॉमिक्स हमेशा से वहां फेंकी जा रही थीं, पर जब तक दिमाग को सही दिशा में सोचने के लिए मजबूर नहीं किया गया, वो किसी को दिखाई नहीं दी। तो इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि अपनी आंखें और दिमाग खुला रखें। हो सकता है हमारे आसपास भी ऐसी फेंकी हुई कॉमिक बुक्स हों जिनमें एक बड़ा अवसर छिपा हो, जिसे दूसरे लोग सिर्फ इसलिए नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि वो अगली तनख्वाह का इंतजार कर रहे हैं। और सोचने वाली बात यह है, अमीर डैड की कहानी में एक गधे का जिक्र है जिसके मालिक ने उसकी आंखों के ठीक आगे गाजर लटका रखी है। और वो गधा बस उस गाजर के पीछे भागे जा रहा है। हाँ, वो गाजर है अगली तनख्वाह, अगला प्रमोशन। आज का मॉडर्न वर्जन शायद एक हैमस्टर है जो पहिए पर दौड़ रहा है। हम हर सैलरी हाइक के साथ एक बेहतर पहिया खरीद लेते हैं और तेज दौड़ने लगते हैं। लेकिन कभी रुककर ये नहीं सोचते कि क्या इस पहिए से उतरा भी जा सकता है। बिल्कुल, शायद उस दौड़ से बाहर निकलने का पहला कदम ज्यादा पैसा कमाना नहीं, बल्कि ये महसूस करना है कि हम एक पहिए पर दौड़ रहे हैं। बस ये समझना ही पहला कदम है। हाँ, कि हम उस पहिए पर हैं, बस ये महसूस करना ही शायद सबसे बड़ी जीत है।